अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाज़िर खिदमत है, जिसमें अर्ज़ करता हूँ बारहा बातें करने की बहुत सी होती हैं, लेकिन चूज़ की जाती हैं, सेलेक्ट की जाती हैं कि क्या बातें करनी है और किन इश्यूज़ पे बातें करनी है। एक ख़बर तो बड़ी वाज़ेह तौर पर आपने देखी कि किस तरह काशमाला तारिक जो वफाकी मुतसिब खातून मुतसिब कि प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ, पता नहीं वफाकी महोत्सव का भी प्रोटोकॉल, सूबाई महोत्सव का, वफाकी महोत्सव का भी प्रोटोकॉल, ग्रीन नंबर प्लेट की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थीं। अब हाल अब क्या हो गया है, उनके खावंद बाद में कोई शादी किया उन्होंने, वकास खान, और उनका बेटे पे बड़ी उन्होंने मेहनत की है। कई मामलात रिएक्शन कॉलेज से निकाला जाना और कई मामलात ऐसे तो जो हम सब ने देखे। बहरहाल बड़ी तकलीफ दे बात हुई, बच्चे सबके साझे होते हैं, और मौके पे वकास खान साहब को तो गिरफ़्तार कर लिया। देखिए बेटा अगर पिछली गाड़ी में बैठा था, बेटे का कसूर तो नहीं है, लेकिन उस प्रोटोकॉल का, उन गाड़ियों का, और प्रोटोकॉल अगर काशमाला तारिक साहब का था तो उनके बच्चे क्या कर रहे थे, या उनके दूसरे खामिद, सॉरी जो अब वाले खामिद हैं, वो क्या एंजॉय कर रहे थे इस प्रोटोकॉल को। ये देखने वाली बात है और यही तकलीफ दे बात है। बहरहाल और 4 बच्चे थे गालिबन मानसरा से जो एंटी नारकोटिक फोर्स का पेपर देने आ रहे थे। मौत का एक वक्त मुकर्रर है, एवरीबडी नोज, हर एक को पता है। कल हम हैं या हम ना होंगे, ये वक्त बताएगा। वक्त बेहतरीन फ़ैसले करता है। ये मेरे और आपके फ़ैसले करने से फ़ैसले नहीं होते हैं। दूसरी जो खबर बड़ी मज़ेदार है, और इमरान खान साहब ने ना अपोजिशन रहनुमाओं की पेशकश की है कि वो मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस कर दें, इस्तीफ़ा देते हैं। और असूली तौर पर तो अपोजिशन को इस मशरूत पेशकश को कबूल कर दें, खान साहब से निजात पा सकती है, मगर वो ये कभी नहीं करेगी। इज्जत शोहरत की कुर्बानी देकर कमाया गया पैसा वापस कौन करता? अपोजिशन रहनुमा इतने सादा भी नहीं है। बहरहाल इमरान खान ने तो ये पेशकश करके मैदान मार लिया है, और इस्तीफ़ा लेना तो इससे बड़ा ज़बरदस्त चांस क्या है, कौम मुल्क के लिए खातर इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा दिल और गुर्दा रख के ये बात कही है, और यही नज़र आ रहा है कि वो अपने जो मोटो है, जो एजेंडा है करप्शन के खिलाफ, उससे पीछे नहीं हटने वाले। ये बड़ी बात कर दी उन्होंने। और बहरहाल वक्त बताएगा बेहतर कि क्या फ़ैसला होता है। और एक जो चीज़ जो बड़ी ज़रूरी करने वाली है, वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर बिला वजह तनकीद या तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आती है। आर्टिकल 204 बड़ा क्लियर है। उसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 बड़ा क्लैरिटी के साथ है। सेक्शन 3 में कंटेम्प्ट डिफाइन की गई है, और सेक्शन 5 में सज़ा दी गई है, 6 माह तक सज़ा हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा कोर्ट के 2 फैसले थे, एक में एफआई का इंक्वायरी का कहा था, एक में नैब को इंक्वायरी का कहा था। अभी 2 इंक्वायरियाँ कैसे हो, दोनों वफाकी इदारे हैं, और बहरहाल फैसला दिया हुआ था पेशावर हाई कोर्ट ने। आज हियरिंग थी उनकी फुल बेंच के सामने। मखदूम अली खान साहब बड़े सीनियर वकील हैं, मैं बड़ा गर्विदा हूँ उनका। मेरिट पे बात करने वाले हैं, मेहनती वकील हैं, और कोशिश करते हैं ईमानदारी से वकालत करें। मैं वसीयत मुखालिफ वकील कई केसों में पेश होते रहे। मेट्रो ऑरेंज का बड़ा है केस था, 56 कंपनियों के केसेस के हवाले से बात भी है, और वो ईमानदारी से काम करते हैं। और जो नैब को तहकीकात करने के हवाले से मास ट्रांजिट मनसूबे का, BRT का, पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे दिया। और मखदूम अली खान साहब ने जो दलाइल दिए कि पेशावर हाई कोर्ट ने नैब को तहकीकात का हुक्म दिया था, और हाई कोर्ट ने कहा था कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दे दिया गया, हालांकि जिस कंपनी को ठेका दिया गया वो ब्लैक लिस्ट नहीं। और
अदालत ने नैब से तहकीकात कराने का जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है वो ऑटोमेटिकली कलअदम होता है और सूबाई हुकूमत की ये अपील मंजूर कर ली है। और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा वाज़ेह तौर पर कहना है कि नैब ये जो क्यों नहीं कर सकेगी, क्योंकि हाई कोर्ट का फ़ैसला क्या सराइयों पर मबनी था। और वकील सफ़ाई ने कहा कि BRT पेशावर मनसूबे की तहकीकात लिए दिए दोनों फैसलों में सिर्फ अल्फाज का फ़र्क है। एक फ़ैसले में FIA और तहकीकात का कहा गया, दूसरे फैसले में नैब का तहकीकात का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ने FIA को भी आइंदा समाअत तक BRT की तहकीकात से रोकते हुए सूबाई हुकूमत और पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की अपीलों पर जारी हुक्म इम्तना में तौसीक़ कर दी। दरख्वास्त गुजार इसमें अदनान आफरीदी है, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मनसूबे के मुतालिक उनके खदशात अपनी जगह पर मौजूद हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इस बारे में कि अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात मुतल्लिका अहकाम ख़त्म कर दें तो क्या मामला हल हो जाएगा। अब अदालत ने पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को इजाफी दस्तावेज़ पर मुश्तमिल जवाब दाखिल करने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी। और बड़ी मज़ेदार बात है, जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब ने मुतल्लिका अफसरान दरख्वास्त गुजारों के तहफ़्फ़ुज़ात सुने। ज़िंदगी में एक बात समझ आई है, अवामी ओहदेदार दर हकीकत मुहाफ़िज़ होते हैं और केस की समाअत के दौरान और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले दरख्वास्त गुजारों से जस्टिस उमर ता बंदयाल का दिलचस्प मुकालमा हुआ। दरख्वास्त गुजारों से पश्तो में कहा कि आप सब्र करें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रुकमा दिया कि मुझे नहीं पता मेरे सीनियर फाइल जज ने पश्तो में क्या कहा, लेकिन जज साहब ने जो कहा मैं उससे मुत्तफ़िक हूँ। ये अच्छा है, थोड़ी बहुत इस तरह की गुफ्तगू साथ को हेयरिंग में होती है, खुश सब्जेक्ट होता है तो चीज़ें सारी बेहतरी की तरफ चलती हैं। तो इसी से चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी और आसानियाँ पैदा होंगी। अब आगे जो चलने वाली बात है, जो समझने वाली बात है, वो 75 साल आंग सान सू की, सूची भी कहते हैं, सू की अगर उस लफ्ज़ में आएगा, म्यांमार 2000 में के हवाले से आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करने वाले के बाद मुल्क में 50 साल बाद सिविल हुकूमत कायम की थी। ये एक बातें हैं सारी। अब जो भी जिस कॉन्टेक्स्ट में भी है कि वो जो रहनुमा है आंग सान सूकी या सूची, जो भी आप कहें, वो आंग सान की साहबजादी हैं। उनके वालिद को इनसे इस वक्त कत्ल कर दिया गया जब सूकी की उम्र जो है ना वो 2 साल थी। उन्होंने अपनी जवानी का बड़ा हिस्सा समुंदर पार गुजारा। अब मैं इन चीज़ों में नहीं जाना चाहता डिटेल में, वॉट एवर इट इज़, जो बातें भी हुई हैं आप और कौम के सामने हैं। वो कहाँ उन्होंने, अब देखें ना, बरतानिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात बरतानवी माहिर तलीम माइकल हैरिस से हुई और जिन्होंने उनसे शादी कर ली, 2 बेटे पैदा हुए, उन्होंने ऑक्सफोर्ड में रिहाइश इख्तियार कर ली। 1988 में म्यांमार में वापस पहुंची जो इस मुल्क का दारुल हुकूमत था। उनकी आमद का मकसद करीबुल मुल्क वालदा की देखभाल करना था और क़याम के दौरान सूखी तलवा मुजाहरों में शरीक होने लगी जो 1962 में हुकूमत का तख्ता उलट कर इक़्तिदार पर काबिज़ होने वाली फ़ौज के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे। अब ये इस खबर को पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से ज़रा क्यों अहमियत दी जा रही है और वाज़ेह तौर पर दी जा रही है, मकसद क्या है उसका, आप वन कैन ईज़िली अंडरस्टैंड कि 5th जनरेशन वॉर वाले लोग जो हैं, जो पीछे बैठे हुए हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं और उनका एजेंडा क्या है और वो क्या चाहते हैं। तो उसमें थोड़ी सी मिसाल आप नासिर मिट्टू साहब के हवाले से, जो इमरान खान एंकर ने बात किसी और कॉन्टेक्स्ट में की थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो छलांगे मारी हैं उसमें, सबसे ज़्यादा जो छलांगे मारी उन्होंने, छलांगे आपके 5th जनरेशन वार के हामी लोगों ने, जो सो कॉल्ड लिबरल हैं, उन्होंने बड़ी छलांगे मारी इसमें, बड़े जश्न मनाए, खुशियाँ, पता नहीं क्या क्या कुछ उन्होंने क्या क्या
फ़ायदे उठाने वाली बातें, और क्या वो जैसे पता नहीं उनके लिए क्या कितना बड़ा इशू बन गया, और वो बज़ाहिर हमदर्दी करते रहे, लेकिन असल मकसद हमदर्दी नहीं था उनका। इमरान खान एंकर को भी, रियाज खान को भी बराह रास्त हिट भी करते रहे। इमरान खान साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी असूली तौर पर तो, लेकिन वो टीवी प्रोग्राम मैंने देखा कि पब्लिक न्यूज़ पे जैसे भी हमारे जो वो दोस्त एंकर हैं वो भी ज़्यादातर फिफ्थ जनरेशन वार का हिस्सा हैं, वो जानबूझ के आग लगाने वाली बात होती है ना, ऐसे हालात और वाक़यात बनाए जाए ताकि लोग जो है ना वो बात का बतंगड़ बनाएं। कोई ऐसा इशू है नहीं, अगर किसी को शिकायत हैं तो रेमेडीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन इस स्टेज के ऊपर टारगेट करना, और टारगेट सिर्फ एक ही वजह है, मौजूदा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को, और उसके पीछे जो भी रीज़न्स हैं, जो भी कार फरमा लोग हैं जो पीछे बैठे हुए हैं, हम समझ सकते हैं कि वो कौन लोग हैं और वो क्या कहना चाहते हैं, उनका नुक्ताए नज़र क्या है, उनका मकसद क्या है। मकसद सिर्फ एक है कि वो फिफ्थ जनरेशन वार का हिस्सा है, और वो चाहते हैं किसी न किसी तराजे में, किसी न किसी शक्ल के अंदर जो है ना पाक फ़ौज को ज़ेर बहस रहे, मौजूदा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, DGI, SI और ये सारी चीज़ों को वो नुक्ता जान के ना छेड़ते रहे। ये एक नॉर्मल सी रूटीन है, ये एक नॉर्मल सी पोजीशन है जो वो टेकअप करते हैं, जो लेते हैं। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर क्या नुक्ता नज़र है और वो क्या करना चाहते हैं, एजेंडा क्या है। यहाँ बहुत पैसा लगा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN सोशल मीडिया के ऊपर, बड़े बड़े सोशल मीडिया हाउसेस बन चुके हैं, बड़ी बड़ी टीमें हैं, और जो एक एजेंडे के तहत वो तरीक़ाकार लेकर, और वो टीमें सारी वो देखें चला रही हैं ना। अगर तो कुछ अरसे बाद जाके जब आप एक सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि ख़र्चा निकाल सकते हैं, वरना आम तो चैनल चलाना इतना आसान काम नहीं है, और उस पर कितना ख़र्चा आता है ये भी तहकीकात किसी वक्त होनी चाहिए कि इन सोशल मीडिया हाउसेस को पैसे कौन दे रहा है और कैसे दे रहा है, कौन लोग हैं ये सारे मामले को चला रहे हैं और उछाल रहे हैं, और उसके पीछे एजेंडा क्या है। बातें तो करने की बहुत होती हैं। चैनल सब्सक्राइब करने की आखिर में रिक्वेस्ट करूँगा मैं, सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दें और साथ बेल आइकन दबा देंगे, घंटी बजा देंगे, तो जो वीडियो अपलोड होगी वीलॉग आप तक पहुंच जाएगी। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।